हम सभी को पता है कि हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्लेटलेट्स भी होते हैं। कभी-कभी यही प्लेटलेट्स हमारे ब्लड वेसल के अंदर या फिर हमारे आर्टरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी क्लॉट के वजह से हमारा ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता और जब ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी बड़े-बड़े डेंजरस डिजीज़ भी हो सकते हैं। इसी प्लेटलेट एग्रीगेशन को या फिर इसी प्लेटलेट के क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए, खत्म करने के लिए एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन्स दैट प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन आर कॉल्ड एज एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जो हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, ऐसे ही ड्रग्स को एंटी प्लेटलेट एजेंट्स बोला जाता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी प्लेटलेट एजेंट्स 4 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है थ्रोम्बोक्सिन ए2 इनिबिटर्स, दूसरा है एडीपी रिसेप्टर इनिबिटर्स, तीसरा है फॉस्फोडाइएस्टरेस इनिबिटर्स एंड लास्ट है ग्लाइकोप्रोटीन 2b एंड 3a इनिबिटर्स। अगर हम बात करें थ्रोम्बोक्सिन ए2 इनिबिटर्स की, तो इसके एग्जांपल है एस्पिरिन। अगर हम बात करें एडीपी रिसेप्टर इनिबिटर्स की, तो इसके एग्जाम्पल है क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोप्लिडिन, प्रासुग्रिल एंड टिकाग्रिलोर। अगर हम बात करें फॉस्फोडाइएस्टरेस इनिबिटर्स की, तो इसका एग्जाम्पल है डायपाइरिडामोल। लास्ट है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनिबिटर्स, इसके एग्जाम्पल है एप्सिक्सीमैब। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी प्लेटलेट एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सा एक्शन किस तरीके से दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है थ्रोम्बोक्सिन ए2 इनिबिटर्स। थ्रोम्बोक्सिन ए2 इनिबिटर्स लाइक एस्पिरिन inhibit cyclooxygenase 1 in platelets. This reduces the production of thromboxane A2, a chemical that promotes platelet aggregation. When thromboxane production is reduced, platelet aggregation and clot formation in arteries is also reduced. Thromboxane A2 inhibitor जैसे कि एस्प्रिन हमारे प्लेटलेट के अंदर साइक्लोऑक्सीजनेस 1 को इनिबिट करता है। साइक्लोऑक्सीजनेस 1 जैसे ही इनिबिट होना चालू होता है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर थ्रोम्बोक्सिन ए2 का प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। थ्रोम्बोक्सिन ए2 के प्रोडक्शन के रिड्यूस होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन एज वेल एज क्लॉट फॉर्मेशन भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है, खत्म होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है एडीपी रिसेप्टर इनिबिटर्स। एडीपी रिसेप्टर इनिबिटर्स लाइक क्लोपिडोग्रिल ब्लॉक द P2Y12 receptor on platelets, preventing ADP from binding. This stop platelet aggregation and reduces clot formation in the blood. हमारे प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर का नाम है P2Y12 रिसेप्टर। जैसे ही दूसरे किसी प्लेटलेट के अंदर से एडीपी केमिकल निकलेगा, ये एडीपी केमिकल इसी P2Y12 रिसेप्टर पे आकर बाइंड हो जाता है और बाइंड होने की वजह से बहुत सारे प्लेटलेट एक साथ आकर जमा हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन एडीपी रिसेप्टर इनिबिटर जैसे कि क्लोपिडोग्रिल इसी P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक होने की वजह से दूसरे प्लेटलेट में से जैसे ही एडीपी निकलेगा, वो एडीपी कभी भी इस रिसेप्टर पर आकर बाइंड नहीं होगा और बाइंड नहीं होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा और क्लॉट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोडाइएस्टरेस इनिबिटर्स। फॉस्फोडाइएस्टरेस इनिबिटर्स लाइक डायपाइरिडामोल इनिबिट फॉस्फोडाइएस्टरेस एंजाइम which increases CAMP level inside platelet. Increased CAMP reduces and prevent platelet aggregation and clot formation in arteries is also reduced. फॉस्फोडाइएस्टरेस इनिबिटर जैसे कि डायपाइरिडामोल हमारे बॉडी के अंदर फॉस्फोडाइएस्टरेस एंजाइम को इनिबिट करते हैं। जैसे ही फॉस्फोडाइएस्टरेस इनिबिट होता है, वैसे ही हमारे प्लेटलेट के अंदर CAMP का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो जाता है। जैसे ही CAMP का लेवल इंक्रीज होगा, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एंड हमारे आर्टरीज के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन एज वेल एज क्लॉट फॉर्मेशन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, प्रिवेंट होना चालू हो जाता है। लास्ट है ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनिबिटर्स। ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनिबिटर्स लाइक एप्सिक्सीमैब ब्लॉक द ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स ऑन प्लेटलेट। बाय दिस प्लेटलेट
एग्रीगेशन इज प्रिवेंटेड। ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a इनहिबिटर जैसे कि एप्सिक्सीमैब हमारे प्लेटलेट के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। जैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन भी धीरे-धीरे प्रिवेंट हो जाता है, धीरे-धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का नॉर्मल डोज कितना है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है एस्पिरिन। एस्पिरिन का नॉर्मल डोज होता है 75 मिलीग्राम से लेकर 155 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए दिन में एक बार लिया जाता है। नेक्स्ट है क्लोपिडोग्रिल। क्लोपिडोग्रिल का नॉर्मल डोज होता है 75 मिलीग्राम, जिसको दिन में एक बार ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। इसके बाद है प्रासुग्रिल। प्रासुग्रिल का नॉर्मल डोज होता है 10 मिलीग्राम और इसको ओरल रूट के जरिए दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है डायपाइरिडामोल। इसका नॉर्मल डोज होता है 200 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए दिन में 2 बार डेली लिया जाता है। लास्ट है एप्सिक्सीमैब। इसका नॉर्मल डोज होता है 0.25 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जिसको इंट्रावेनस रूट के जरिए लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इंडिकेशंस ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स आर यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का इस्तेमाल हार्ट अटैक डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक्स। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का इस्तेमाल स्ट्रोक डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए भी किया जाता है। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को ठीक करने के लिए भी एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स आर यूज्ड इन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को ठीक करने के लिए भी एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी प्लेटलेट एजेंट्स आर यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन डिजीज के दौरान ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए भी एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का यूज नहीं करना चाहिए, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है सीवियर लिवर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को सीवियर लिवर डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है किडनी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में भी एंटी प्लेटलेट एजेंट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। इसके बाद है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टुवर्ड्स ड्रग। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंटी प्लेटलेट ड्रग से, तो ऐसे कंडीशन में भी कभी भी एंटी प्लेटलेट एजेंट्स या फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है पेप्टिक अल्सर। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी प्लेटलेट एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटी प्लेटलेट एजेंट चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।